नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान। हमारा राजस्थान भाग 1 कक्षा 6। इसमें हम ने पिछली बार कक्षा 6 का ही पाठ नंबर 9 का वीडियो देखा था और उसमें हमारे ये क्वेश्चन थे और उसके राइट आंसर ये हैं। पहला क्वेश्चन ये था, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत, और उसका राइट आंसर है 66.11%। और अगला क्वेश्चन ये था कि 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं, अर्थात किससे संबंधित है, और इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य सेवा। आइए अब हम बात करते हैं पाठ 10 की। ये हमारा राजस्थान पुस्तक का अंतिम पाठ है, लोक संस्कृति एवं कला। देखिए, इसमें लोक संस्कृति एवं कला के बारे में राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता और लोक देवियाँ और कुछ प्रचलित मान्यताओं के बारे में जानकारी है इसमें। जैसे राजस्थान में मुख्य रूप से दो भाषाओं दो बोली जाती है, एक तो पूर्वी राजस्थानी और एक पश्चिमी राजस्थानी सामान्य रूप से। और पूर्वी राजस्थानी में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं? पूर्वी राजस्थानी में है 4 बोलियां हैं। ढूंढाड़ी, जो जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे जयपुर है, दौसा है ना, इन जिलों में। और अगली बोली है हाड़ौती, जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 4 जिलों में बोली जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में। मेवाती व अहिरवाटी। देखिए, मेवाती जो है अलवर, ठीक है, अलवर में और भरतपुर में, जो हरियाणा के साथ जो टच है, ये मान लीजिए अलवर जिला, ठीक है, ये इधर हरियाणा आ गया। इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में मेवाती भाषा बोली जाती है। और जो हरियाणा का ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ जिला है मेवात, ठीक है। तो इसकी सम्मिलित संस्कृति है, इसमें मेवाती भाषा बोली जाती है। और जो अहिरवाटी भाषा है, अहिरवाटी भाषा बोली जाती है अलवर जिले में, बहरोड, बानसूर, नीमराणा क्षेत्र में, क्योंकि यह अहिर जाति के कारण अहिरवाटी भाषा बोली जाती है। अगला है पश्चिम राजस्थानी भाषा की 4 प्रतिनिधि बोलियां हैं। देखिए, मारवाड़ी, मारवाड़ी जो है ये बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर जैसे क्षेत्र में बोली जाती है मारवाड़ी। और मेवाड़ी है उदयपुर, राजसमंद, इस क्षेत्र में बोली जाती है। और वागड़ी भाषा जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है। और शेखावाटी है सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में सामान्य रूप से शेखावाटी भाषा बोली जाती है। इस प्रकार से भाषाओं के साथ साथ खान पान में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अंतर आता है। जैसे पश्चिम राजस्थान में बाजरा सामान्यतः प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अब है वेशभूषा। देखिए, जैसे बोलियां होती हैं वैसे ही वेशभूषा भी विभिन्न प्रकार की है। राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान जैसे काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं क्या क्या पहनती हैं? घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। और पुरुष क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा। ये परंपरागत रूप जो लोग हैं वो पहनते आ रहे हैं इनको। अभी वर्तमान में सामान्य रूप से पुरुष पैंट शर्ट पहनने लग गए हैं और महिलाएं साड़ी पहनने लग गई हैं। ऐसे धीरे धीरे शहरी क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यही पुरानी पोशाक प्रचलित है। देखिए, और इसके अलावा पहनावे में एक पगड़ी भी बहुत महत्वपूर्ण परिधान होती है, जो बहुत आकर्षक होती है। मेवाड़ी, मारवाड़ी, शेखावाटी अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से थोड़े बहुत अंतर के साथ ये पगड़ी पहनी जाती है। अब है मनोरंजन के पारंपरिक साधन, यानी परंपराओं से जो चलते आ रहे हैं वो पारंपरिक मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे जो है मनोरंजन के लिए जो खेल खेलते हैं उनमें गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, आंख मिचौनी या आंख मिचौली जिसको कहते हैं, घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, गेंद से एक दूसरे पर मारते हैं, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल इत्यादि ये बच्चे खेलते हैं। चौपड़ और चौसर कपड़े पर बनी बिसात भी खेले जाते हैं। चर भर और नर छारी ये जमीन पर बनाकर खेलते हैं, यानी जमीन पर
आकृतियां बना लेते हैं और उन आकृतियों में इस प्रकार से बना करके ये अलग अलग क्षेत्रों में थोड़े बहुत अंतर के साथ खेली जाती है। चर भर इनको बोलते हैं। और अन्य मनोरंजन के साधन है सपेरे, कालबेलिया, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली के आदि खेल भी ये मनोरंजन के अन्य साधन है। और इसके अलावा जो लोक नाट्य शैलियाँ हैं जिनमें ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुर्रा, कलंगी, है ना, रसधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई, ये इत्यादि अन्य नाट्य शैलियाँ हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती हैं। देखिए, आप सांस्कृतिक विविधता में यानी विभिन्न प्रकार के जो रंग रंगीले जो त्योहार होते हैं वो भी हर क्षेत्र में अलग अलग मनाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसमें गणगौर त्योहार की। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार गणगौर है। और ये गणगौर कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। और ये जो है गण और गौर शब्द जो है शिव पार्वती के, गण और गौर किसके सूचक है? ये शिव और पार्वती के। गण यानी शिव जी और गौर यानी पार्वती। ठीक है, तो इसलिए गणगौर में इन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से कोई 1 दिन का मना ले, कोई 2 दिन का, कोई 3 दिन का, कोई 4 दिन का, है ना। ये त्योहार पूरे राजस्थान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगला त्योहार है तीज। तीज त्योहार के बारे में पढ़ते हैं। श्रावण महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। ठीक है, ये बरसात में मनाया जाता है। ये सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं जो होती है महिलाएं, वो पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को, क्या, सावन के बाद जो अगला महीना आता है भादो, उसके कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। ठीक है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है और उससे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती हैं इस तीज के त्योहार में। अब है शीतलाष्टमी। देखिए, शीतलाष्टमी होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासोड़ा यानी 1 दिन पहले बनाया हुआ भोजन किया जाता है। जयपुर के पास चाकसू में सील की डोंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। एक तो प्रमुख सील की डूंगरी में है, चाकसू में, जयपुर जिले में। और दूसरा मेला कहाँ भरता है? वल्लभ नगर यानी उदयपुर में वल्लभ नगर कस्बे में शीतला माता का मेला भरता है। ये 2 जगह हैं जहाँ शीतला माता का मेला भरता है और लोग पूजा करते हैं। अब है अक्षय तृतीया, जिसको हम सामान्य बोलचाल में आखा तीज भी कहते हैं। ठीक है, सामान्य बोलचाल में क्या बोलते हैं? आखा तीज। इस दिन क्या है, बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं। सामान्य रूप से विवाह वगैरह राजस्थान में इसी दिन आखा तीज के दिन ही होते हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे का खींच भी बनाया जाता है। खींच यानी खींचड़ी या खींचड़ा, कोई इसको खींच बोल देता है, कोई खींचड़ा बोल देता है, कोई खींचड़ी बोल देता है। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख मेलों की। राजस्थान में प्रमुख मेलों में पहला मेला है पुष्कर मेला। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला लगता है। कब लगता है ये? कार्तिक पूर्णिमा पर। कौन से जिले में? अजमेर जिले में पुष्कर नामक स्थान पर। इस अवसर पर विशाल बाजार लगते हैं और देश विदेश के पर्यटक भी आते हैं। देखिए, राजस्थान के यही एकमात्र ऐसा मेला है जिसमें विदेशी पर्यटक बहुत अधिक संख्या में आते हैं, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होता है। एक प्रकार से यहाँ पशु मेला भी लगता है। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील जो है यहाँ की आकर्षण का प्रमुख केंद्र है और सायंकाल को यहाँ दीपदान होता है।
अगला मेला है कैला देवी का मेला। सवाई माधोपुर में कैला देवी के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। अगला मेला है महावीर जी का मेला। देखिए महावीर जी वैसे तो सवाई माधोपुर में है ये स्थान, लेकिन चूंकि करौली में है, सवाई माधोपुर के नज़दीक पड़ते हैं। सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है, जहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा स्थित है। अगला मेला है दशहरा मेला, जो कि कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा का दशहरा मेला। कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह के शासनकाल में 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों, दरी खाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। यानी ये प्रारंभ तो किसके समय हुआ? लगभग जो है राव दुर्जन साल के शासनकाल के समय 1729 से 1756 के मध्य स्टार्ट हुआ, लेकिन इनके बाद महाराव उम्मेद सिंह ने 1889 से 1940 तक और अधिक आकर्षण बनाने का प्रयास किया, और वर्तमान में भी ये मेला जो है अपने वैभव और विशालता के लिए प्रसिद्ध है। अब है हरियाली अमावस्या मेला। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। वैसे हरियाली अमावस्या पूरे राजस्थान में मनाई जाती है, लेकिन जो जो मेला प्रसिद्ध जो है वो उदयपुर का ही है। आगे है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ईरान से भारत आए थे, और इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में इनकी दरगाह पूरे देश में लोगों की आस्था का केंद्र है। पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ आते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की, कौन से महीने की? इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की पहली से छठी तारीख तक, पहली से छठी तारीख तक, देखिए परीक्षा में पूछ सकते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है या मेला जो है वो कौन सी से कौन सी तारीख तक भरता है, यानी पहली से छठी तारीख तक भरता है। ठीक है, और इस दिन ये उर्स मनाया जाता है, और यह जो मेला है सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है, जितने मुसलमान ही श्रद्धा से नहीं बल्कि हिंदू और अन्य धर्म के लोग भी इस उर्स में शामिल होते हैं। अब है बेणेश्वर मेला। ये दक्षिण राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है। यह आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है, और माघ पूर्णिमा के अवसर पर, माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम नदियों के संगम पर यह मेला भरता है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर? माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर। इसमें लोग अपने दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। यानी ऐसा मेला जिसमें लोग अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। कौन सा मेला है? बेणेश्वर मेला, आदिवासियों का प्रमुख मेला है। अब है करणी माता का मेला। करणी माता कहाँ? बीकानेर का। बीकानेर जिले में देश नोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। यानी ऐसी देवी का मंदिर है जहाँ चूहे पर्याप्त मात्रा में यहाँ घूमते फिरते रहते हैं बिना किसी भय के, इसलिए करणी माता को चूहों की देवी के रूप में भी जाना जाता है। देखिए इस मंदिर में जो सफ़ेद, वैसे तो काले भूरे रंग के चूहे हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ सफ़ेद चूहे भी हैं। ऐसा कहते हैं कि सफ़ेद चूहे का दर्शन होना शुभ माना जाता है, जिनको वो काबा कहते हैं। श्रद्धालु जो है सफ़ेद चूहों को काबा कहते हैं।
अगला मेला है खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले का खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है, ये कहाँ है? सीकर जिले में। यहाँ फागुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है। और अगला मेला है बाबा रामदेव का मेला। जैसलमेर जिले के में पोखरण कस्बे के पास रूणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक यह मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता है, जिनमें सभी धर्मों और सभी वर्गों की आस्था है। देखिए, मेले से संबंधित आपसे परीक्षाओं में सामान्य रूप से स्थान पूछ लेते हैं, ठीक है, और दूसरा पूछ लेते हैं वो किस माह में किस तारीख को या कब आयोजित होता है। तो आपको सामान्य रूप से ये जो आयोजन का जो समय है इनका ये याद रखना है। अगला मेला है गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार फखरी के नाम से भी जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी धर्मों के लोग बड़ी उत्साह से भाग लेते हैं। ये भी मुस्लिम समुदाय का एक प्रमुख उर्स का मेला है। राजस्थान में अन्य मेले भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें सीकर जिले में जीण माता का, अलवर में भरथरी का, जयपुर में डिग्गी कल्याण जी का मेला, और पर्वतसर में तेजा जी का, बाड़मेर का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। अब है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और संत। इनमें प्रमुख लोक देवताओं में हम बात करते हैं गोगा जी की। ये राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख है। जो पंच पीर है राजस्थान के, उनमें ये गोगा जी प्रमुख है। पंचपीर कौन कौन से हैं? रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी, ठीक है, ये 5 पीर मानते हैं। गोगा जी जो थे चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे, ये चौहान राजपूत थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के महीने, यानी हनुमानगढ़ में, कहाँ है गोगा मेड़ी? हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। अगले लोक देवता हैं तेजा जी। तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए, यानी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भाद्रपद शुक्ला 10वीं को पर्वतसर में, यानी नागौर में, तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। तेजा जी की गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध है। अगले लोक देवता है पाबू जी। पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। एग्जाम में बहुत बार, हजारों सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? पाबू जी। पाबू मंड उनका मुख्य स्थान है। फड़ चित्र में पाबू जी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। अगले लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको राम शाह पीर, मुस्लिम समाज इनको राम शाह पीर के रूप में मानता है। रामदेवरा में भाद्र माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, हड़बू जी आदि प्रमुख लोक देवता भी पूजे जाते हैं। आगे है मीराबाई। प्रमुख भक्त कवयित्रियों में इनका नाम गिना जाता है मीराबाई का। इनका जो जन्म है मीराबाई का, वो हुआ था मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में। भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वैधव्य का दुख यानी झेलना पड़ा, यानी विधवा ये बन गई, जिनके पति की मृत्यु हो गई थी। वे संसार से विरक्त हो गई, अर्थात संसार में उनका मन नहीं लगने लगा, और उन्होंने क्या किया, अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति की ओर केंद्रित कर लिया। पूरे जीवन वर्ष भर उन्होंने, जब तक वो जीवित रही, इस पृथ्वी पर मौजूद रही, तब तक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती रही। अगले संत हैं दादू दयाल जी। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की, ठीक है। 1585 में कहाँ? फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की। फिर राजस्थान में आकर के भक्ति की
भक्ति का प्रसार करते रहे। और 1603 में नारायणा गांव, जयपुर में स्थित है नारायणा गांव, में इन्होंने अपनी देह त्याग दी। ऐसा कुछ कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पर हुआ था। अगले लोक देवता है जाम्बोजी। जाम्बोजी विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनका जो जन्म है विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्णाष्टमी को पीपासर नागौर नामक गांव में हुआ था। जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए विश्नोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत, जो अनुकरणीय है। ठीक है, इन्होंने 20 और 9 विश्नोई है ना, यानी 29 नियमों बनाए थे अपने समाज या इनके जो सन्यासी, जो इनके अनुयायी थे उन लोगों के लिए, है ना। और उनके अनुयायी कौन से संप्रदाय के बने? विश्नोई संप्रदाय के। अगले लोक देवता है जसनाथ जी। जसनाथ जी का जो जन्म है कतरियासर बीकानेर में हुआ था और इन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की और चमत्कारी योगी हो गए जसनाथ जी। अगले लोक संत है श्रद्धानाथ जी। ये शेखावाटी क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी इस क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाई। ठीक है, और इसके बाद आगे है हस्तकलाएं। हस्तकलाएं यानी हाथ से जो कारीगरी की जाती है उसको हम हस्तकला कहते हैं। और इनमें प्रमुख कला है काष्ठ कला, यानी लकड़ी पर जो कारीगरी की जाती है उसको काष्ठ कला कहते हैं। इस कला में लकड़ी से विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। और इसका प्रधान केंद्र कहाँ का है? एक तो है बस्सी चित्तौड़गढ़ में। बस्सी जयपुर का नहीं, चित्तौड़गढ़ जिले का। लकड़ी के बेबाण, कावड़ और रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। और जेठाना यानी डूंगरपुर की लकड़ी की मूर्तियों के लिए शेखावाटी और बीकानेर के फर्नीचर के लिए, यानी शेखावाटी और बीकानेर में लकड़ी का अच्छा फर्नीचर बनाया जाता है। आगे है मूर्ति कला। राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है और विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर मूर्तियों एवं पत्थरों पर बारीक नक्काशी का कार्य भी किया जाता है। राजस्थान में मूर्तियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है संगमरमर की। पूरे भारतवर्ष में यहाँ के कलाकारों से ही संगमरमर पर मूर्तियाँ बनवा कर मंगवाते हैं पूरे देश में। अगली हस्तकला है टेराकोटा। मिट्टी से मूर्तियाँ तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम हेतु प्रसिद्ध है। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की मूर्ति वस्तुएं निर्मित की जाती है। मोलेला नाथद्वारा राजसमंद जिले में है ना। मोलेला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा की, यानी मिट्टी की मूर्तियों के लिए। अगला है ब्लू पोट्री। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री आदि भी प्रसिद्ध है। ये जयपुर में सामान्य रूप से ब्लू पोट्री का काफ़ी काम किया जाता है। इसके द्वारा डिजाइनर कप, प्लेट, अन्य बर्तन, खिलौने व सजावटी सामान जैसे फूलदान इत्यादि बनाए जाते हैं। अगला है लाख का काम। लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है और उससे विभिन्न प्रकार की चीज़ें तैयार की जाती हैं। सजावट के लिए इसमें कांच और मोती भी लगा देते हैं। जयपुर, जोधपुर इस प्रकार के आभूषणों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला है आभूषण। देखिए, जड़ा हुआ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। जयपुर में सोने का भी काफ़ी काम होता है। और जो हीरे, ज्वारात, मूंगा, जो विभिन्न प्रकार के जो रत्न हैं वे राजस्थान में काफ़ी उन पे कार्य किया जाता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी थेवा, जिसके लिए प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल और चांदी के आभूषण भी, ये जो जनजाति है यहाँ की प्रसिद्ध है। अगला है कपड़े पर छपाई। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की छपाई का काम होता है, जैसे बगरू में, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए प्रसिद्ध है। गोबर, तितली का तेल,
बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। ठीक है, क्या क्या मिक्स किया जाता है? गोबर, तितली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है, जिसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे फिर से हरड़ के घोल में डुबाया जाता है। फिर लकड़ी के छापों, जो ब्लॉक्स वगैरह जो डिजाइनदार बने रहते हैं, से उन पर छपाई की जाती है। और छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था, और अब अप्राकृतिक यानी रासायनिक रंगों का उपयोग किया जाता है। आगे है कसीदाकारी एवं गोटाकारी। राजस्थान में अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कसीदाकारी की जाती है। कसीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई स्थानों पर कपड़े को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सील दिया जाता है, जिसे पेच वर्क कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो सड़क कहीं से गड्ढा हो गया या उखड़ गई, तो उसके ऊपर पेच वर्क करते हैं ना उसको, उसी प्रकार से हम ये जो कशीदाकारी का, गोटाकारी का काम करने वाले लोग हैं, क्या करते हैं, बीच बीच में कपड़ों की अलग अलग डिजाइन विभिन्न प्रकार से बना देते हैं, जिसको पेच वर्क कहते हैं। गोटा किनारी और आरी तारी का काम भी राजस्थान में बहुतायत में किया जाता है। ये आपकी कुछ हस्तकलाएं, कुछ लोक देवताओं के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब हम थोड़े अभ्यासात्मक प्रश्न देख लेते हैं, एक दो पाठ के अंत में दिए हुए। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? चूहे के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? आपके ऑप्शन इसमें यह है, ब्रह्मा जी का मंदिर, करणी माता का मंदिर, और श्री महावीर जी का मंदिर, और शिव जी का मंदिर। इसका राइट आंसर क्या होगा? करणी माता का मंदिर। ठीक है, जो कि बीकानेर में स्थित है। ऊंटों के लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? रामदेव जी को, तेजा जी को, पाबू जी को, या जसनाथ जी को? और इसका राइट आंसर होगा पाबू जी को। ठीक है, पाबू जी को ऊँटों का लोक देवता। जब ऊँट कोई बीमार हो जाता है तो इस देवता की पूजा की जाती है। रेगिस्तान देख लो। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर खालिस्तान रंग के अंकन से ब्लू पोट्री का निर्माण होता है, यानी नीले रंग के अंकन से, यानी चीनी मिट्टी के ऊपर नीले रंगों से जो चित्रकारी की जाती है। और तेजा जी ने खालिस्तान के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, किसके लिए? गोधन के लिए, गायों की रक्षा के लिए। ठीक है, ये आपके पाठ था। और आज आपके जो हमारा राजस्थान पुस्तक है, ठीक है, हमारा राजस्थान जो पुस्तक है, ये कक्षा 6 की समाप्त हो गई है, भाग 1। अब हम आगे जो है कक्षा 7 की हमारा राजस्थान पुस्तक को शुरू करेंगे।